नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे त्रिपुरा में होने वाले चुनाव की, जिसके मद्देनजर पीएम मोदी राज्य में 11 और 13 फरवरी को चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। तीसरी बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ लगातार निशाना साध रही है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर बड़वानी जिले से है, जहां सभी 7 नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की मोहर भी लग चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गई है। अब त्रिपुरा चुनाव में दम भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी राज्य में 11 और 13 फरवरी को चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम त्रिपुरा के गोमती और धलाई में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री माणिक साहा, बीजेपी के राज्य प्रभारी महेश शर्मा समेत कई बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। बता दें कि 60 सीट वाली त्रिपुरा विधानसभा में 16 फरवरी को मतदान होना है। इसके अलावा मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती सभी जगहों पर एक साथ 2 मार्च को होनी है। तो ये आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर त्रिपुरा चुनावों को देखते हुए लगातार प्रचार प्रसार जो है वो जारी हो चुका है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आलोक जी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो त्रिपुरा जो है एक छोटा सा राज्य है, सिर्फ 60 सीटें ही हैं। अगर कोई 31 सीट भी जीत लेता है तो वो जीत हासिल कर लेता है। एक छोटा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पे देखा गया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करने के लिए आए, उसके बाद अमित शाह जी आए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली को संबोधित करेंगे। तो इतना महत्वपूर्ण चुनाव है ये। जी हाँ हर्षिता जी, अगर आप देखें कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, जिसमें आसाम सबसे बड़ा है, और उसके बाद अगर हम देखें आसाम से लगा जो त्रिपुरा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक उसमें बीजेपी के सरकार बनने से पहले हमेशा कम्युनिस्टों का राज था और बहुत सशक्त था। लेनिन की मूर्ति तक वहां लगी थी। जब पहली दफे बीजेपी सत्ता में आए तब लेनिन की जो मूर्ति है उसको हटाई गई। ऐसी स्थिति में आपने देखा था कि असम में भी 37 साल जो है कम्युनिस्टों का राज रहा। ज्योति बसु लगातार जी। वहां के चीफ मिनिस्टर रहे, जिसको ममता दीदी ने हरा के खत्म किया। तो इस तरीके से ये बड़े महत्वपूर्ण है। कहने को छोटे छोटे राज्य हैं आपके मेघालय, नागालैंड, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, क्योंकि ये लगे हुए हैं, सीमावर्ती भी हैं, ऐसे में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंट्री की है बीजेपी ने, जी। और काफी सफलता मिली है। असम में भी आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया सरकार बीजेपी चल रही है। तो त्रिपुरा को भी में भी अपने स्तंभ को बचाए रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जी। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसमें जैसे कि 60 सीटें हैं। इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि बहुमत को प्राप्त करना। अगर स्पष्ट रूप से आता है, कम से कम अगर 40 से 45 सीटें आ जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30-30 या 31-32 के आसपास रहता है तो एक दो जो विधायक होते हैं वो कभी भी सरकार को गिरा सकते हैं। तो इसलिए जो है छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से चीन हमारे ऊपर तैयार रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से बातें चल रही हैं, ऐसे में अगर जो हमारी सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं, उस पर अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार बनती है तो ज्यादा अच्छा जो है कंट्रोल रहेगा भारत का नॉर्थ ईस्ट में। बहुत दिनों बाद नॉर्थ ईस्ट पे जो है फोकस किया गया है। जी। और अभी काफी समय से आपने देखा था कि ये जो है पड़ा रहता था वहां पे, लेकिन जिस तरीके का वहां पे विकास हो रहा है, जिस तरीके से एनडीए की गवर्नमेंट ने एक नया मंत्रालय जो है नॉर्थ ईस्ट में बनाया है और जी। वहाँ विकास की गंगा बह रही है, तो उन सब चीजों को देखते हुए वहां पे उनकी सरकार का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में इसी अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते प्रदेश सियासी हलचल बढ़ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल कर रहे हैं
इसी क्रम में सीएम शिवराज ने किसानों से जुड़ा सवाल करते हुए कहा कि कमलनाथ केवल खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर की बात कर रही हैं। कमलनाथ और कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर हैं। झूठे वचन पत्र पर ही उन्होंने पिछली बार वोट मांगे थे और कोई वचन पूरा नहीं किया। सीएम ने कहा कि वे आज फिर कांग्रेस के वचन पत्र का एक वादा अब कांग्रेस और जनता को याद दिला रहे हैं। 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि क्षेत्र विकसित किए जाने के साथ एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, बिजली, बीज उपचार, मिट्टी परीक्षण और ग्रेडिंग भंडारण की सुविधा देने, इन क्षेत्रों को मंडी करके मुक्त करने का वादा कमलनाथ और कांग्रेस ने किया था। अब जनता से पूछ रही है, वादा पूरा क्यों नहीं किया? खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर की बातें की जा रही है। मैं फिर पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। झूठे वचन पत्र पर ही उनने पिछली बार वोट मांगे थे और कोई वचन पूरा नहीं किया। मैं आज फिर उनके वचन पत्र का एक वादा, अब उनको तो क्या जनता को याद दिला रहा हूं। इन्होंने कहा था कि 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि क्षेत्र विकसित किए जाने के साथ एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, विद्युत, बीजोपचार, मिट्टी परीक्षण, ग्रेडिंग, भंडारण की सुविधा देने और इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त करने का वादा कमलनाथ जी, आपने और कांग्रेस ने किया। अब जनता पूछ रही है कि यह वादा पूरा क्यों नहीं किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आने वाले हैं, लगातार चुनावी मोड भी देखने को मिल रहा है और लगातार घमासान भी देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये शुरू कर दिया है कि वे कमलनाथ से हर रोज एक सवाल पूछ रहे हैं और आज किसान से संबंधित उन्होंने सवाल पूछा है। उनके किए गए वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास को लेकर? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं और लगातार सवालों के जवाब भी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, तो ऐसे में सवाल और जवाब का दौर शुरू हो गया है। कई सवालों के जवाब पीसीसी चीफ कमलनाथ देते भी हैं और कई सवालों के जवाब भी नहीं भी देते हैं। अगर हम आज के ही सवालों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका जो वचन था, यानी कि कांग्रेस का जो 2018 में गए, उन्होंने कमलनाथ से याद दिलाया और कहा कि 200 से लेकर 500 हेक्टेयर तक की भूमि, एक ही जगह कृषि के उपकरण एक ही क्षेत्र में यानी कि कृषि क्षेत्र बनाने का वादा कमलनाथ की सरकार ने किया था। तो कमलनाथ की सरकार आएगी तो वादा किया है पूरा किया जाएगा, लेकिन वह वादा पूरा नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जिस तरीके से सवाल पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछ रहे हैं कि जो वादे वचन पत्र में किए गए थे, आखिर इन वादों का क्या हुआ और वादे पूरे क्यों नहीं हुए। साथ ही कहा कि कमलनाथ को खिसियानी बिल्ली सम्मान और की संज्ञा देते हुए कहा कि इधर उधर की बातें कमलनाथ कर रहे हैं, लेकिन वचन पत्र के वादे पूरे क्यों नहीं किए, इसका जवाब कमलनाथ नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सवाल पूछ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो कांग्रेस के वचन पत्र 2018 में वादे किए गए थे, उसके वादे याद दिलाने के काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अब इसका असर विधानसभा चुनाव जो साल के अंत में होना है कितना देखने को मिलेगा, यह जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विवेक, अगर बात करें तो 2018 में भी ऐसा देखने को मिला। हालांकि कई सारे वादे कमलनाथ ने किए थे और वादों के बाद उनको हालांकि सत्ता भी मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो जिस तरीके से जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है लगातार ये गिनवाते हुए जा रहे हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? तो साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होना है तो जनता तय करेगी कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ता है या भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो कांग्रेस ने वचन पत्र में वादे किए थे, चाहे कितने पूरे हुए या नहीं हुए, इसका जवाब जनता ही विधानसभा चुनाव में देगी। लेकिन कहीं ना कहीं
शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस को यानी कि किसी भी चीज पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को याद दिला रहे हैं। यह वादे 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता से की थी और जनता ने इन्हीं वादों को लेकर प्रदेश की सरकार बनाई थी। हालांकि 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही और सरकार गिर गई, लेकिन अब जो वादे याद दिलाए जा रहे हैं इसका असर कितना जनता पड़ता है कि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, तो कहीं से जो वादे याद दिलाए जा रहे हैं ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है कि जो वादे किए गए थे, यानी कि आरोप कहें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगा कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि वादे किए गए थे वह पूरे नहीं किए गए हैं और आखिर वादे पूरे क्यों नहीं किए गए हैं यह जवाब कमलनाथ को देना चाहिए। हालांकि कई बार कमलनाथ इसमें जवाब भी दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 15 महीने की सरकार में कई वादे पूरे किए गए और 5 साल की अगर सरकार उनकी पूरी रहती तो जो वचन पत्र में वादे किए गए थे वह पूरे किए जाते और आने वाली सरकार यानी कि जो विधानसभा के चुनाव होना है कमलनाथ कई बार इसका जिक्र भी कर सकते हैं। अगर 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो बात 2018 के विधानसभा चुनाव में वचन पत्र में किए गए थे उसको पूरा करने का काम सरकार करेगी ही, साथ ही जो नए वचन पत्र में वादे किए जाएंगे उनको पूरा करने का काम भी कांग्रेस की सरकार करेगी। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता किसको बहुमत देती है, किसकी सरकार बनती है और किनके वादों पर जनता भरोसा करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बना लिया है। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ लगातार महंगाई को लेकर निशाना साधा जा रहा है। इसी बीच जयपुर में कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रताप खाचरियावास के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए हैं, इसके बाद भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए हैं। किसी भी नौजवान को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी ले रहे हो, ऐसी पॉलिसी कभी रही नहीं। आप सेना में तो फुल टाइम नौकरी लगनी चाहिए, मजबूती मिलनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। अब तो महात्मा गांधी की भाषा बोलने लगी आरएसएस। महात्मा गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। तो ईश्वर अल्लाह में महात्मा गांधी ने तो कभी अंतर ही नहीं किया। और इस देश में झगड़ा ही नहीं है धर्म का। धर्म का झगड़ा तो वोट के लिए लेकर आई है बीजेपी। तो धर्म के नाम पर टकराव होता तो आजादी के पहले भी टकराव होता ना। जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक मुसलमान हाकिम का सूरी था। उसके बाद जब हाकिम का सूरी मारा गया युद्ध में तो पीर का पठान बना। और जब राणा सांगा लड़ने गए बाबर से, तो जब राणा सांगा लड़ रहे तो राणा सांगा की तरफ से हसन का मेवाती लड़ रहा था 13,000 घुड़सवारों को लेकर। तो राणा सांगा के साथ हसन का मेवाती मर जाता है लड़ने के लिए, लड़ता है मरता है आन बान और शान के लिए। उधर हाकिम का सूरी मरता है। तो झगड़ा धर्म का नहीं है, झगड़ा बीजेपी के वोट का है। इसलिए बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि असली मुद्दा महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, चुनावी साल है राजस्थान में भी और लगातार अगर कोई भी किसी को भी मुद्दा मिलता है तो वो उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि चुनावी साल है। अभी वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस का हमेशा से ये मुद्दा रहा है, चाहे वो महंगाई हो चाहे वो बेरोजगारी, इन दोनों मुद्दों को लेकर के हमेशा से कांग्रेस बोलती आई है। वहीं एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस जो है वो हमलावर हो गई है। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास को लेकर? महंगाई को मुद्दा बना लिया है कांग्रेस ने। महंगाई को मुद्दा लगातार पहले भी बनाती आई है कांग्रेस। पहले भी यहाँ महंगाई को लेकर के राहुल गांधी ने रैली की है और पूरी जनसभा की थी और उसमें भी राहुल गांधी ने महंगाई को ही मुद्दा बनाया था। और यहाँ आज फिर कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाती नजर आई है चुनावी वर्ष में। मुख्यतः उन्होंने जो फोकस किया वो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर किया। पेट्रोल डीजल के दाम, उनका कहना था कि क्रूड ऑयल के दाम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने, जो केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी है, उसने आम जनता को राहत नहीं दी है और पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए, जिससे कि पेट्रोल डीजल एक मुख्य आवश्यकता है और इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और महंगा होने से सब चीजों में महंगाई आ रही है। कुल मिलाकर अगर पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल नहीं किया जा सका
तो ये महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रहेगी और बढ़ती जाएगी, ये कांग्रेस का कहना है। साथ ही कांग्रेस ने इस समय को बहुत अच्छी तरह बुनाने की कोशिश की, क्योंकि जैसा कि देखा जाए आज जो प्रताप सिंह खाचरियावास जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उन्होंने यहाँ पर एक निशाना लिया अडानी के ऊपर भी, अडानी के वाकये को लेकर भी। अडानी पे जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और उसके बाद जिस तरीके से अडानी के शेयर गिर रहे हैं, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सभी को पता है कि क्या स्थिति चल रही है। उससे लेकर कल राहुल गांधी भी संसद में बोले और आज यहाँ रोड पर आके कांग्रेस ने भी शुरू किया एक तरीके से अडानी पे भी उन्होंने कहा कि भाई ऐसी महंगाई के अंदर अडानी का भी वाकया हो गया। आज अब अडानी के वाकये को लेकर केंद्र सरकार अटक गई है, ये कहना था प्रताप सिंह खाचरियावास का। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कुल मिला के अडानी का मुद्दा बुनाना, साथ में महंगाई को लेकर के एक बड़ा वार करने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस की है कि किसी तरीके से इस चुनावी वर्ष के अंदर भाजपा को महंगाई को लेकर के अच्छी तरह घेरा जाए, जिससे कि भाजपा के पास जवाब ना बने। क्योंकि आमतौर पे जब देखा जाता है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे से बचती नजर आती है, महंगाई के मुद्दे को टालने की कोशिश करती है। तो अब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक वीक पॉइंट पकड़ के उसको एक वीक पॉइंट समझ के बुनाने की कोशिश की है। बाकी आने वाला समय बताएगा कि कितना कांग्रेस इसको बुना पाती, क्योंकि जो कांग्रेस के पास जो हम इतिहास देखें तो लगातार कभी भी कोई मुद्दा उठाया तो उसको लंबे समय तक खींचने में हमेशा कांग्रेस नाकामयाब सी नजर आई है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि किसी मुद्दे को लंबे समय तक खींचना और उस मुद्दे को पूरी तरह से बुनाना। तो कांग्रेस कितना कर पाती है, ये सबसे ज्यादा इस पे नजर रहेगी। हम लगातार इस पे नजर भी बना के रखेंगे, पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यही रहेगी कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना लंबा खींच पाती है, कितना इसमें सर्वाइव कर पाती है, क्या इसका कोई फायदा कांग्रेस चुनावों में उठा पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी 10 तारीख को बजट आना है, बजट के बाद ये तय होगा कि किस तरीके का बजट आता है और उसके बाद क्या महंगाई का राहत देने के लिए बजट में कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कोई फायदा हो। क्योंकि अगर मैं आपको याद दिला दूंगा कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी तो अलवर में एक बड़ी सभा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि उज्ज्वला योजना में जिनको भी सिलेंडर दिए गए हैं उनको सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। तो अब वो जो घोषणा हुई है उसको अमल में लाने का टाइम है ये बजट। तो इस बजट में ये निगाह रहेगी सबकी कि जिस तरीके से उन्होंने उज्ज्वला योजना वालों को एक राहत दी है तो कितना आम जन को वो राहत पहुंचा पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां बड़वानी जिले की सभी 7 नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की मुहर लग चुकी है और सुबह से ही नगर पालिका में जीत हुए उम्मीदवारों के साथ पार्टी के नेताओं का हुजूम भी मौजूद रहा, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष की सीट की दावेदारी के लिए बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार को 15 वोट मिले हैं, जिसमें अधिकृत रूप से अध्यक्ष के लिए अश्विनी निक्कू चौहान घोषित हुई है। वहीं उपाध्यक्ष के लिए सुभाष भावसार के नाम पर मुहर लगी है। बता दें कि पानसेमल और सेंधवा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा हो चुकी है। पानसेमल से बीजेपी के शैलेश भंडारकर के नाम पर नगर परिषद का अध्यक्ष के रूप में मुहर लग चुकी है। वहीं सेंधवा में बसंती यादव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मोहन जोशी के नाम पर मुहर लग गई है। वहीं राजपुर नगर परिषद के लिए बीजेपी की ओर से शिखा विजय अग्रवाल जो वार्ड 1 से जीत की आई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, 7 नगर निकाय चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही चुने जा चुके हैं। क्या होगी आगे की स्थिति, क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा, क्या मिलजुल कर काम करेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? वही 23 जनवरी की सुबह की पहली किरण के साथ वार्ड के प्रत्याशियों के नामों की मोहर लग चुकी थी। वहीं आज 8 फरवरी को 7 नगर निकाय के चुनाव जो हुए थे, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों की जो सूची फाइनल रूप से प्रशासनिक तौर पे घोषणा हो चुकी है। जहां एक और आज बड़वानी नगर पालिका में बड़वानी नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों की सूचना प्रशासनिक तौर पर घोषित हो चुकी है, जिसमें खरगोन बड़वानी सांसद गजन सिंह पटेल व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल व भाजपा के कार्यकर्ता सहित कांग्रेस के बड़े नेता भी बड़ी बेसब्री से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों की सुनने की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं मैं बता दूं कि बड़वानी जिले में जो नगर पालिका अध्यक्ष जो बनी है, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पशुपालन की भांजा बहू अश्विनी निक्कू चौहान को अध्यक्ष की दावेदारी मिली है। तो वहीं मैं उपाध्यक्ष की बात करूं, सुभाष
सुभाष भावसार को उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जिसमें से बड़वानी जिले में 6 नगर निकायों में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है। वहीं मैं पलसूद की बात करूं, पलसूद में नाम मात्र एक कांग्रेस की जीत हुई है। हालांकि जिस तरीके से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह जिले की 7 नगर निकायों में भाजपा की जीत हुई है, जिसमें 6 नगर परिषदों में भाजपा ने अपना जीत का वर्चस्व फैलाया है, जिसमें यह प्रदेश के मुखिया पर विश्वास कर जहां की जनता ने जीत दिलाई है। तो वहीं जो पूर्व में बड़वानी नगर पालिका की जो कांग्रेस की परिषद थी, तो उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार में जो कार्य रुके हुए थे, विकास के कार्य, वह अब पूर्ण किए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।